नमस्कार दोस्तों। आज ब्रिटेन की राजधानी लंदन की सड़कों पर लाखों लोग इलीगल इमिग्रेशन और तेज़ी से फैल रहे इस्लामिक प्रभाव के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कुछ समूह एक योजनाबद्ध तरीके से मुस्लिम आबादी बढ़ा रहे हैं और देश की डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसी वजह से अपराध और धार्मिक तनाव में भी बढ़ोतरी हो रही है। ब्रिटेन ही नहीं बल्कि यूरोप के कई देशों में भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। लोग अब अपनी संस्कृति और सुरक्षा को बचाने के लिए आवाज़ उठाने लगे हैं। दोस्तों, आज यूरोप जिस संकट से जूझ रहा है, यह एक गलत निर्णय का परिणाम है जो कि यूरोप के देशों के द्वारा साल 2015 में लिया गया था। सितंबर 2015 का महीना इतिहास की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक लेकर आया। उस समय सीरिया में गृह युद्ध अपने चरम पर था। चारों ओर बम, गोलियां और आईएसआईएस के आतंकियों का खौफ था। सड़कों पर निर्दोष लोगों का खून बह रहा था। जान बचाने के लिए लाखों सीरियाई लोग अपने घर छोड़कर यूरोप की ओर भाग रहे थे। अनुमान है कि लगभग 40 लाख लोग शरण की तलाश में निकले, जिनमें से कई यूरोप पहुंच गए, लेकिन हजारों लोग रास्ते में ही मौत के शिकार हो गए। इन्हीं लोगों में सीरिया का एक साधारण परिवार भी शामिल था। अब्दुल्ला कुर्दी, उनकी पत्नी रेहान और उनके 5 साल और 3 साल के मासूम बेटे गैलिब और आयलान कुर्दी। यूरोप पहुंचने की उम्मीद में उन्होंने एक तस्कर को $6100 दिए और 23 लोगों के समूह के साथ नाव पर सवार हो गए। यह यात्रा 2 सितंबर 2015 को रात के समय शुरू हुई। सबको लाइफ जैकेट भी दिए गए, लेकिन ये भी नकली निकले। यात्रा बीच समुद्र में ही मौत की यात्रा बन गई। समुद्र में तेज लहरें उठी, जिनको देखकर नाव चालक ने समुद्र में छलांग लगा दी और नाव और इसमें सवार यात्रियों को छोड़कर निकल गया। इसके बाद तेज लहरों ने नाव को पलटा दिया और ज़्यादातर लोग डूब गए। अब्दुल्ला कुर्दी ने परिवार को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहे। इसी हादसे में उनके दोनों बच्चों की डूबकर मौत हो गई। यह घटना पूरी दुनिया के लिए मानवीय त्रासदी का प्रतीक बन गई। 3 सितंबर 2015 की सुबह ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। तुर्की के समुद्र तट पर एक मासूम बच्चा लाल टी शर्ट और नीली शॉर्ट्स पहने औंधे मुंह लहरों के बीच पड़ा था। यह बच्चा कोई और नहीं, अब्दुल्ला कुर्दी का छोटा बेटा आयलान कुर्दी था। महज 3 साल की उम्र में उसका निर्जीव शरीर मानवीय त्रासदी की सबसे दर्दनाक तस्वीर बन गया। जैसे ही यह तस्वीरें मीडिया पर आई, पूरी दुनिया का दिल बेचैन हो उठा। लोगों की आंखें नम हो गई और पहली बार लाखों लोग शरणार्थी संकट की भयावहता को इतने करीब से महसूस कर पाए। यह तस्वीर सिर्फ एक बच्चे की नहीं थी, बल्कि उन हजारों शरणार्थियों का प्रतीक बन गई जो बेहतर जीवन की तलाश में समुद्र की लहरों में अपनी जान गंवा रहे थे। इस घटना के बाद यूरोप की राजनीति भी बदलने लगी। ब्रिटेन और अन्य यूरोपीय देशों पर जबरदस्त दबाव पड़ा। उन्होंने नियमों में बदलाव किया और सीरिया, इराक, ईरान, अफगानिस्तान जैसे मुस्लिम देशों से भागकर आ रहे शरणार्थियों के लिए अपने बॉर्डर खोलने शुरू कर दिए। आयलान की मौत ने इंसानियत को आईना दिखाया और पूरी दुनिया को याद दिलाया कि
किसी की मजबूरी पर राजनीति नहीं बल्कि मानवता का फर्ज हावी होना चाहिए। दोस्तों, आयलान कुर्दी की मौत के बाद जब यूरोप ने शरणार्थियों के लिए अपने दरवाजे खोले तो इसके नतीजे बहुत ही नकारात्मक रहे। सीरिया, इराक, ईरान, अफ़गानिस्तान और दूसरे मुस्लिम देशों जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश से लाखों लोग यूरोप और ब्रिटेन में आने लगे। इनमें से कई लोग तो कानूनी तरीके से आए, लेकिन बड़ी तादाद में लोग अवैध रास्तों से भी घुस गए। एक बार वीज़ा मिलने के बाद उन्होंने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को भी बुलाना शुरू कर दिया। नतीजा यह हुआ कि यूरोप और ब्रिटेन के कई इलाकों में मुस्लिम आबादी तेज़ी से बढ़ने लगी। जहां पहले उनकी गिनती कम थी, अब वहां मस्जिदें बनने लगी और कुछ जगहों पर शरिया कानून जैसी चीज़ें लागू करने की कोशिश होने लगी। जनसंख्या में इस बदलाव ने वहाँ की डेमोग्राफी को बदल डाला और अपराध की घटनाएं भी बढ़ने लगी। यह बदलाव आज यूरोप की राजनीति और समाज दोनों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे यूरोप के कई देश धीरे धीरे इस्लामीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। लाखों शरणार्थियों और प्रवासियों की बढ़ती आबादी ने कई शहरों की डेमोग्राफी बदल दी है। इसके चलते आम लोग परेशान हैं और कई जगह सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि क्यों यूरोप के लोग इस स्थिति से चिंतित हैं, किस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं और इसका भविष्य पर क्या असर होगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटेन की। एक समय था जब यह देश पूरी दुनिया पर राज करता था। यहीं से अंग्रेजी भाषा, ईसाई धर्म और पश्चिमी संस्कृति पूरे विश्व में फैल गई। लेकिन आज वही देश जो कभी दुनिया का केंद्र था, अपनी संस्कृति और धर्म के लिए चुनौती का सामना कर रहा है। 2015 के बाद ब्रिटेन ने सीरिया, इराक, ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अन्य मुस्लिम देशों से आए शरणार्थियों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। इसका नतीजा यह हुआ कि देश की डेमोग्राफी तेज़ी से बदलने लगी। यूके सेंसस 2021 के अनुसार ब्रिटेन में मुस्लिम आबादी 2011 में 27 लाख थी, जो 2021 में बढ़कर 39 लाख हो गई है, जो कि यहाँ की कुल जनसंख्या का 6.5% है। खास बात यह है कि केवल लंदन में ही करीब 15% आबादी मुस्लिम है, जबकि ईसाई आबादी लगभग 40% है। कई रिपोर्ट्स और अध्ययनों के मुताबिक अगर यही रफ्तार रही तो 2050 तक मुस्लिम आबादी पूरी ब्रिटेन में 11% से ज़्यादा हो जाएगी और ईसाई आबादी 64% से घटकर 45% रह जाएगी। इसका मतलब है कि ब्रिटेन के कई बड़े शहरों में मुस्लिम आबादी अब मेजॉरिटी बन जाएगी। यह बदलाव न केवल सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को प्रभावित करेगा, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक माहौल में भी बड़ा असर डाल सकता है। दोस्तों, ब्रिटेन आज एक ऐसी चुनौती से जूझ रहा है जिसकी जड़ें शरणार्थियों और अवैध घुसपैठियों से जुड़ी हुई हैं। मुस्लिम देशों से आए शरणार्थी यहाँ न सिर्फ अर्थव्यवस्था पर बोझ बन रहे हैं, बल्कि अपराधों का बड़ा कारण भी बन चुके हैं। बीबीसी की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन में इलीगल इमिग्रेंट्स की संख्या 12 लाख से ज़्यादा हो चुकी है, जिसमें से अधिकांश बिना वीज़ा के फर्जी डॉक्यूमेंट्स के बेस पर रह रहे हैं। होम ऑफिस के 2023 के आंकड़े बताते हैं कि इंग्लैंड और वेल्स में दर्ज अपराधों के मामले में 35% अपराध विदेशी मूल के लोगों के द्वारा किए गए हैं, जबकि जेलों में 40% से अधिक कैदी मुस्लिम बैकग्राउंड से आते हैं। हत्या, रेप, डकैती और ड्रग्स तस्करी जैसे गंभीर अपराधों में इनकी इन्वॉल्वमेंट लगातार बढ़ रही है, जिससे समाज में इलीगल इमिग्रेंट्स इक्वल टू राइजिंग क्राइम का नैरेटिव मजबूत हुआ है। सिर्फ अपराध ही नहीं, बल्कि ब्रिटेन की न्याय व्यवस्था भी चुनौती में है। आज यहाँ 30 से ज़्यादा शरिया काउंसिल सक्रिय हैं, जो अपने हिसाब से तलाक, विवाह और पारिवारिक विवादों का हल निकाल रही हैं।
आज ब्रिटेन में ये शरिया काउंसिल एक पैरेलल लीगल सिस्टम की तरह काम कर रही हैं। इसी मुद्दे पर द टेलीग्राफ ने ब्रिटेन के लिए इसे ड्यूअल लीगल थ्रेट यानी दोहरी न्याय व्यवस्था का खतरा बताया। दोस्तों, ब्रिटेन की राजनीति में इस्लामीकरण अब किसी कल्पना की बात नहीं बल्कि एक सच्चाई बन चुकी है। 2024 के आम चुनाव में ब्रिटिश संसद में अब तक के सबसे ज़्यादा यानी 24 मुस्लिम सांसद चुने गए हैं, जिनमें से 14 महिलाएं हैं। इनमें से ज़्यादातर लेबर पार्टी से हैं और उनकी जीत सीधे तौर पर मुस्लिम बहुल इलाकों के वोट बैंक पर टिकी होती है। राजधानी लंदन में तो तस्वीरें और भी बदली हुई हैं। यहाँ 2016 से लगातार सादिक खान जैसे मुस्लिम नेता मेयर की कुर्सी पर काबिज हैं और मई 2024 में वे तीसरी बार भारी बहुमत से जीतकर आए हैं। लंदन की लगभग 15% आबादी मुस्लिम है और कई लोकल काउंसिल्स में मुस्लिम नेताओं का सीधा दबदबा देखा जा सकता है। धार्मिक ढांचे भी बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं। 2011 में ब्रिटेन में लगभग 1500 मस्जिदें थी जो 2023 तक बढ़कर 2000 से ज़्यादा हो चुकी हैं। कई इलाकों में मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नो गो जोन जैसी जगहें उभर आई हैं जहां आम नागरिक और पुलिस तक जाने से कतराते हैं। आलोचक कहते हैं कि यही वो ब्रिटेन है जिसने कभी पूरी दुनिया पर राज किया और आज हाल यह है कि इसकी ऐतिहासिक इमारतों और सड़कों पर खुलेआम नमाज अदा होती है, जो बदलाव की गहरी तस्वीर दिखाती है। दोस्तों, जर्मनी वो देश है जिसने 2015 के बाद शरणार्थियों के लिए अपने दरवाजे सबसे ज़्यादा खोले। उस समय की चांसलर एंजेलिना मर्केल ने ओपन डोर पॉलिसी लागू की और सिर्फ 2015-16 के बीच जर्मनी में 10 लाख से ज़्यादा शरणार्थी पहुंच गए, जिनमें ज़्यादातर सीरिया, इराक और अफ़गानिस्तान से थे। शुरुआत में इसे मानवता का सबसे बड़ा उदाहरण बताया गया, लेकिन इसका नतीजा आज बेहद गंभीर रूप से सामने आ रहा है। जर्मन फेडरल क्रिमिनल पुलिस की 2022 की रिपोर्ट कहती है कि देश में रेप और यौन उत्पीड़न के मामलों में 45% आरोपी विदेशी मूल के थे। सबसे बड़ा झटका तब लगा तब 31 दिसंबर 2015 की रात को यहाँ के कोलोन शहर में न्यू ईयर ईव के दौरान 1200 से ज़्यादा महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न की घटनाएं हुई और इनमें से अधिकांश आरोपी शरणार्थी निकले। आज जर्मनी में मुस्लिम आबादी 6.5% यानी लगभग 55 लाख तक पहुंच चुकी है और प्यू रिसर्च सेंटर का अनुमान है कि 2050 तक यह दोगुनी होकर 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगी। बर्लिन, हैम्सबर्ग और ड्यूसलडॉर्फ जैसे शहरों में कई इलाके अब नो गो जोन कहलाते हैं। यहाँ न तो स्थानीय लोग जाना चाहते हैं और न ही पुलिस आसानी से गश्त कर पाती है। यही वजह है कि जर्मनी का समाज आज शरणार्थी संकट को अपने इतिहास की सबसे बड़ी भूल मान रहा है। दोस्तों, फ्रांस यूरोप का वो देश है जो इस्लामिक कट्टरवाद और आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। फ्रांस इंटीरियर मिनिस्ट्री की 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ मुस्लिम आबादी लगभग 60 लाख है, यानी कुल जनसंख्या का करीब 9%, जबकि पेरिस और मार्सिले जैसे बड़े शहरों में ये संख्या 20% तक पहुँच चुकी है। आतंकवादी घटनाओं ने फ्रांस को गहराई तक हिला दिया है। 13 नवंबर 2015 को पेरिस में हुआ हमला जिसमें 130 लोग मारे गए। फिर 2016 का नीस ट्रैक अटैक जिसमें 86 निर्दोष नागरिक मारे गए। Around 10:30 p.m., a lorry has just driven onto Nice's seafront boulevard, the Promenade des Anglais, where some 30,000 people have been watching the fireworks for France's national Bastille Day holiday. Mohamed Laouej Boulel, at the wheel of the 19-ton vehicle, breaks through the security barrier and plows into the crowd. The 31-year-old Tunisian's murderous drive lasted just a few minutes. Among the many families there that day, 86 people were killed, including 15 minors, and 450 people. और 2020 में शिक्षक सैमुअल पैटी की गला रेतकर हत्या ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया।
आंकड़े बताते हैं कि फ्रांस की जेलों में 55% कैदी मुस्लिम बैकग्राउंड से हैं, जबकि आबादी में उनका हिस्सा सिर्फ 9% है। यही वजह है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने 2021 में एंटी सेपरेशन लॉ पास किया, जिसका मकसद कट्टरपंथी मस्जिदों और संगठनों पर शिकंजा कसना था। लेकिन आलोचकों का कहना है कि फ्रांस आज धीरे धीरे एक पैरेलल इस्लामिक सोसाइटी में बदल रहा है, जहां कई जगहों पर फ्रांसीसी कानून से ज़्यादा इस्लामी नियम चलते हैं और स्थानीय लोग वहां जाने से कतराते हैं। यही कारण है कि फ्रांस आज यूरोप का सबसे बड़ा इंटीग्रेशन बैटल ग्राउंड बन चुका है। दोस्तों, स्वीडन को कभी यूरोप का सबसे सुरक्षित और खुशहाल शहर माना जाता था, लेकिन आज यहाँ हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि इसे रेप कैपिटल ऑफ यूरोप कहा जाने लगा है। स्वीडिश नेशनल काउंसिल फॉर क्राइम प्रिवेंशन की 2022 की रिपोर्ट बताती है कि देश में दर्ज रेप के मामलों में से 58% आरोपी विदेशी मूल के थे। इसकी जड़ें 2015 के बाद शुरू हुए शरणार्थी संकट से जुड़ी हुई हैं, जब स्वीडन ने अपने दरवाजे खोल दिए और स्वीडिश माइग्रेशन एजेंसी के मुताबिक अब तक 5 लाख से ज़्यादा शरणार्थी यहाँ आ चुके हैं। सोचिए, सिर्फ 1 करोड़ की आबादी वाले देश में हर 20वां व्यक्ति शरणार्थी है। इसका असर समाज पर साफ दिख रहा है। स्टॉकहोम, माल्मो और गोथनबर्ग जैसे बड़े शहरों में मुस्लिम आबादी 25% तक पहुंच चुकी है। हालात इतने गंभीर हैं कि स्वीडन पुलिस प्रमुख ने 2023 में खुद बयान दिया कि देश में आज 60 से ज़्यादा नो गो जोन्स मौजूद हैं। ऐसे इलाके जहां न पुलिस आसानी से जाती है और न ही कानून का राज चलता है, बल्कि वहां गैंग्स और कट्टरपंथी ग्रुप का दबदबा है। यही कारण है कि स्वीडन, जो कभी शांति और समानता की मिसाल था, आज यूरोप में बढ़ते इस्लामीकरण और अपराध का सबसे बड़ा उदाहरण बन चुका है। दोस्तों, इसके अलावा यूरोप के अन्य देशों में भी मुस्लिम कंट्रीज से आए लोगों की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, जो कि वहाँ एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। ये लोग न तो यहाँ के कानून को मानते हैं और ना ही यहाँ के कल्चर की कोई रिस्पेक्ट करते हैं। यूरोप के देश जिन्होंने मानवता के नाते जिन लोगों को शरण दी, आज वे लोग यहाँ अशांति फैला रहे हैं। ये लोग अपने रिलीजन, कल्चर और सोसाइटी को ही सब कुछ मानते हैं और दूसरे रिलीजन्स, कल्चर और सोसाइटी की कोई रिस्पेक्ट नहीं करते, और इनका मकसद पूरे विश्व का इस्लामीकरण करना है। इसलिए ये लोग जिस भी देश में जाते हैं वहाँ अपनी एक अलग से सोसाइटी बना लेते हैं और यहाँ धीरे धीरे इनकी मेजॉरिटी हो जाती है और दूसरे धर्म को मानने वाले लोगों का यहाँ रहना मुश्किल कर दिया जाता है। दोस्तों, ऐसी छोटी मानसिकता के लोगों को समझना चाहिए कि अगर तुम्हारा धर्म, कल्चर और सोसाइटी श्रेष्ठ है तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक और सीरिया जैसे देश तो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं और यहाँ सदियों से इस्लाम रीति रिवाज और कल्चर फॉलो किया जा रहा है। तो फिर यहाँ पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अशांति क्यों है और क्यों यहाँ आए दिन दंगे फसाद और मारकाट हो रही है? कई इस्लामिक देश तो ऐसे हैं जहाँ पर गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है और लोग डर के मारे अपने देश को छोड़कर भाग रहे हैं। अगर यूरोप का कल्चर, सोसाइटी और रीति रिवाज आप लोगों को पसंद नहीं है तो आप लोग वहाँ क्यों भागकर रहने जाते हैं? क्या आप चाहेंगे कि आपके आने वाली जनरेशन्स एक ऐसे इस्लामिक कंट्री में रहें जहाँ चारों ओर अशांति, खून खराबा और मारकाट हो और इंसानी ज़िंदगी की कोई कीमत ना हो? या फिर आप चाहेंगे कि आपकी आने वाली जनरेशन्स यूरोप जैसे पीसफुल और हेल्दी इन्वायरमेंट में रहे, जहां उनको एक बेहतर और उत्तम भविष्य मिले? दोस्तों, हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हैं और सभी धर्मों का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन उन लोगों के सख्त खिलाफ हैं जो चाहते हैं कि पूरे विश्व में केवल एक ही धर्म हो, इस्लाम। ज़रा सोचिए, क्या ऐसा होने से सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा? अगर ऐसा है तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक और सीरिया जैसे देश तो पूरी तरह से इस्लामिक देश हैं, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तनाव, दंगे फसाद
और आग इन्हीं देशों में जल रही है। अंत में ऐसे लोगों के लिए केवल एक ही मैसेज है कि आप लोग यूरोप के लोगों की सब्र की परीक्षा न लें। शायद आप लोगों को पता नहीं कि यूरोप का इतिहास दुनिया का सबसे रक्त रंजिश इतिहास रहा है। यहाँ के लोगों ने हिटलर, मुसोलिनी जैसे तानाशाहों को झुकाया है। फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर में धरती को खून से लाल होते देखा है। इसी यूरोप की धरती पर सिकंदर जैसे महान विश्व विजेता पैदा हुए थे, जिन्होंने दुनिया के बड़े बड़े शक्तिशाली शासकों को अपने सामने झुका दिया था। यहीं पर दुनिया का सबसे ताकतवर रोमन साम्राज्य का उदय और पतन हुआ। यहाँ का देश ब्रिटेन, जो आकार में इस्लामिक देश इराक से भी छोटा है, पूरी दुनिया पर राज करता था। यूरोप के कई अन्य देश जैसे फ्रांस, पुर्तगाल आकार में छोटे लेकिन पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी रियासतों पर राज करते थे। अगर आज यूरोप के लोग इतिहास के खून खराबे से सीखकर शांति से रह रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि यहाँ के लोग कायर हैं। अगर कुछ शरणार्थी जो कायरों की तरह अपने देश, अपनी मातृभूमि को छोड़कर भागकर आज यूरोप में रह रहे हैं और वो सोचते हैं कि वो इन देशों को इस्लाम के रंग में रंग देंगे, तो ये इनकी सबसे बड़ी भूल होगी। अगर यूरोप के लोग अपने असली रूप में आ गए तो इन भगोड़े शरणार्थियों को न तो सर छुपाने की जगह मिलेगी और न ही मरने के बाद 2 गज ज़मीन। धन्यवाद।